हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे 28 जुलाई का। तो इसमें जो है बेसिकली हमने जो न्यूज़ कवर किया है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कौन कौन सा न्यूज़ इस वीडियो में कवर हुआ है उसको आप देख सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें नीचे सब्सक्रिप्शन बटन दबा करके। तो पहला जो आपका आर्टिकल है वो एडिटोरियल है, नीडेड अ मैप फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो ये बेसिकली इंडिया फॉरेन पॉलिसी को लेकर के एक बताया गया है। इसी आपको पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन में आपको हेल्प करेगा। इसको इसका कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली इसमें जो राइटर ने कहा है कि जो इंडिया का जो रिलेशन है फॉरेन रिलेशन, वो हाल के दिनों में स्पेशली अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ वो खराब हुआ है, डिटोरिएट हुआ है। उसका इन्होंने कुछ कारण बताए हैं, 3 कारण उसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। तो ये बेसिकली जिस्ट है यहाँ का। तो क्या क्या पहली बात क्या इन्होंने बताया, क्या क्या हमारा जो रिलेशन है वो कहाँ का खराब हुआ है उसका एग्जाम्पल दिया, जैसे कि चाइना के साथ हमारा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है आपका, चाइना ने स्टेटस को चेंज किया है, अभी बॉर्डर क्लैशेज हुए हैं। नेपाल के साथ नेपाल ने अपना नया मैप लॉन्च किया, नया मैप जो उसको अप्रूव किया है, जिसमें कल्पानी एरिया को उन्होंने अपना दिखाया है। जो डिस्प्यूट है वो ज़्यादा बढ़ गया है वहाँ पर। उसके अलावा श्रीलंका के साथ अगर हम देखें तो चाइना वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहा है। श्रीलंका का टिल्ट जो है चाइना की तरफ में वो ज़्यादा बढ़ा है। बांग्लादेश को अगर हम देखें तो बांग्लादेश का जो रिस्पॉन्स है आपका सिटीजनशिप एक्ट को लेकर के, वो अच्छा नहीं रहा। इंडिया के साथ वो समन्वय नहीं है, इंडिया के अपोजिट जा रहा है। अगर अफगानिस्तान का अगर हम देखें तो अफगानिस्तान में जो बहुत सारे देश जो का जो मल्टी पार्टी टॉक्स चल रहा है, मल्टी कंट्रीज का, कि भाई वहाँ पे कैसे हम स्टेबिलिटी लाए, पीस को लाए, तालिबान से हमें रिलेशन रखना है कि नहीं, इन्वॉल्व करना है कि नहीं उसमें, पीस प्रोसेस में। तो सारी चीज़ों में इंडिया को पार्टी नहीं रखा गया है। तो ये एक इंडिया के लिए निगेटिव इमेज बताता है। और क्योंकि इंडिया एक बड़ा स्टेक होल्डर है एशिया में, तब भी उसको वहाँ रखा नहीं गया है। दूसरा, उसके अलावा ईरान की बात की गई थी उन्होंने। ईरान में जो रेलवे लिंक था, एक अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, जो चाहबार पोर्ट से लेकर के जो रेलवे लिंक था गल्फ ऑफ ओमान में, उससे उस प्रोजेक्ट से इंडिया को एक तरह से हटाया गया है। विदाउट इंडिया वो ईरान जो उसको स्टार्ट कर रहा है। तो ये सारा जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि कैसे जो रिलेशन है फॉरेन पॉलिसी रिलेशन इंडिया का, वो काफ़ी खराब हुआ है, डिटोरिएट हुआ है रिसेंट टाइम्स में। इसका कुछ स्पेसिफिक रीजंस भी इन्होंने दिया जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन्होंने इसे बताया है कि फॉरेन पॉलिसी जो है किसी भी देश का स्टैटिक नहीं होता है, वो चेंज करते रहता है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल सिनेरियो। जैसे चेंज कर रहा है या देश का पावर जैसे चेंज कर रहा है, वो उस हिसाब से चेंज करता रहता है। उसी तरह इंडिया का भी फॉरेन पॉलिसी हमेशा चेंज किया है। तो इसको आप सजेशंस में या आंसर्स में, वे फॉरवर्ड में आप एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं इस चीज़ों को। तो आते हैं हम 3 जो कारण इन्होंने बताया। पहला पहला कारण है अ क्लोजर अलाइनमेंट ऑफ पॉलिसी विद द यूएस लाइन। हमारा यूएस के साथ जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है वो यूएस के साथ ज़्यादा चेंज कर रहा है, यूएस के हिसाब से हमारा अलाइनमेंट हो रहा है, जिसके कारण भी ये रिलेशंस जो है एक कारण है इसका। दूसरा है कपलिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी विद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ जो है फॉरेन पॉलिसी को जोड़ा जा रहा है, उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। इसका एग्जांपल भी उन्होंने दिया है, जैसे कि उसको हम देखेंगे। तीसरा कारण है हब्रिस। तो ये कारण को इन्होंने डिस्क्राइब भी किया है यहाँ पर। पहला जो कारण है यूएस लाइन, मतलब हमारा फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक तरह से इनके राइटर के हिसाब से वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि हम जो है यूएस के लाइन, यूएस जैसे से कह रहा है उस हिसाब से हम चल रहे हैं, जिसके कारण हमारा रिलेशन कुछ कंट्री के साथ उस कारण से भी खराब हुआ है। जैसे कि नो एग्जांपल दी ईरान के साथ जो हमने चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट 2003 में साइन किया था, बट अंडर प्रेशर, यूएस के प्रेशर के कारण हमने जो उस पर काफी स्लोली उस पर काम करना शुरू किया। उसके अलावा इंडिया ने जो है ईरान के अगेंस्ट में वोट किया था यूनाइटेड नेशंस में। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो था आपका ईरान के साथ, उसको हमने है ना उसको छोड़ दिया, उसको वो हम नहीं कर पाए। ये सारा कारण जो है बेसिकली इन्होंने बताया कि यूएस के कारण, जो यूएस ने जो सैंक्शंस लगाया ईरान के ऊपर में फिर 2018 में, उसके कारण भी इंडिया ने यूएस के हिसाब से चला, और इंडिया ने अपना वाइल इंपोर्ट जो था ईरान के साथ उसको जीरो किया, कम किया, घटा दिया। तो ये सारा जो कारण है, इसके कारण जो हमारा ईरान के साथ रिलेशन जो है वो खराब हुआ। तो इसका एक बड़ा कारण है कि हम यूएस के हिसाब से हमें पॉलिसी को चेंज नहीं करना है, हमें एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी, हमें फॉरेन पॉलिसी को बनानी है, इंडिपेंडेंटली उसे फॉलो करना चाहिए। तो दिस डेली डेलिंग ऑफ द ट्यून्स टू द ट्यून्स ऑफ पॉलिसी चेंजेस इन वाशिंगटन कोएक्सिस्टेड विद इंडिया डीपनिंग डिफेंस एंड मिलिट्री टाइज विद द यूएस। तो ये जो यूएस के साथ जो हमारा मिलिट्री टाइज है, और जिस तरह से वाशिंगटन चेंज कर रहा है अपना पॉलिसी ईरान को लेकर के, बाकी देशों को लेकर के, और जिस तरह से उस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं इंडिया, उस चीज़ को इंडिया जो है उस हिसाब से ढल रहा है, वो गलत है।
जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया लेमुआ का। ये लेमुआ क्या है, इसको हम बात करेंगे इसके बारे में। यूएस के साथ जो मिलिट्री एग्रीमेंट हमारा जो काफ़ी डीप हो चुका है, डिफेंस एग्रीमेंट, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये एग्रीमेंट जो है, इससे जो है पता चलता है कि इंडिया जो यूएस की तरफ टिल्ट कर रहा है, उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है। इसके कारण यहाँ पे बीजिंग का असेसमेंट भी, जो चाइना का बेसिकली जो क्लैशेज हुए हैं, इसका भी एक कारण इन्होंने बताया राइटर ने, कि उसका एक और कारण है कि इंडिया का जो यूएस की तरफ टिल्ट है, उसके कारण भी जो बीजिंग जो है, यानी चाइना जो है, वो जो है इस चीज़ को रीअसेस कर रहा है कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट एक तरह से नहीं है, उसका फॉरेन पॉलिसी यूएस के साथ चेंज कर रहा है, और यूएस का रिलेशन क्योंकि चाइना के साथ खराब है, इसीलिए चाइना ने इंडिया के साथ भी जो है रिलेशन उसके अच्छे नहीं रहे हैं। बीजिंग असेसमेंट दैट इंडिया हैज ऑलरेडी बिकम अ डी फैक्टो एलाई ऑफ द यूएस। तो चाइना का मानना है कि भाई यूएस के का एलाई हो चुका है इंडिया, जिस तरह से नाटो एलाइज हैं, तो इसलिए जो है चाइना का रिलेशन जो है इंडिया के साथ खराब हो रहा है। दूसरा जो कारण बताया इन्होंने, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो बहुत सारे डिसीजन जो है फॉरेन पॉलिसी को लेकर के जो इंडिया ने लिए हैं, वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को से इन्फ्लुएंस्ड हैं, जिसके कारण भी हमारा रिलेशन खराब हुआ है। पहला इन्होंने एग्जांपल दिया जैसे कि पासिंग ऑफ सीएए, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, इसको इन्होंने बताया कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो रूलिंग गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है, उसका जो पॉलिटिक्स है, उसके कारण ये बिल को पास किया गया है, इस एक्ट को लाया गया है, जिसके कारण हमारा जो रिलेशन है बांग्लादेश के साथ या मुस्लिम कंट्रीज के साथ वो खराब हुआ है। देयर आर टू प्रॉब्लम्स, वन रीजनलाइजेशन ऑफ द डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। रीजनलाइज किया हमने पॉलिसी को, क्योंकि हमने बताया अफगानिस्तान पाकिस्तान, यहाँ से जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको हम शरण देंगे, ऑफ द कंट्रीज इन इंडियन एमोर, इसके कारण रिलेशन खराब हुआ। दूसरा, मुस्लिम्स इंक्लूडिंग दो सबसेक्ट्स प्रोसिक्यूटेड इन नेबरहुड कंट्रीज एक्सक्लूडेड। तो ये जो बहुत सारे हमने देखा मुस्लिम सबसेक्ट्स भी, जैसे मुस्लिम में शिया सुन्नी और बाकी सबसेक्ट्स होते हैं, वो भी कुछ कुछ है जहाँ जो इनको है ना, इनकी जो पाकिस्तान में या नेबरिंग कंट्री में, उसको हमने एक्सक्लूड किया है मुस्लिम रिलीजन को सीएए से। तो इसको भी देखा जा रहा है कि हमने जो है इसके कारण, इस एक्ट के कारण भी रिलेशन जो है बेसिकली खराब हुआ है मुस्लिम कंट्रीज के साथ। दूसरा है दिस ड्रोव न्यू वेजेस बिटवीन इंडिया एंड द कंट्रीज दैट हैड मुस्लिम मेजोरिटी। तो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री के साथ जो इंडिया का रिलेशन खराब होने का कारण, ये एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। उसमें बांग्लादेश भी आता है आपका। देर वे एंटी इंडिया प्रोटेस्ट इवन इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में भी इस एक्ट के कारण जो इंडिया का इमेज खराब हुआ है। दूसरा जो एक फॉरेन पॉलिसी डिसीजन है जो कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड हुआ है, वो है आपका जम्मू कश्मीर का जो स्टेट का स्पेशल स्टेटस हटाना और उसको यूनियन टेरिटरी बनाना। इसके कारण भी ये बेसिकली बताया जा रहा है कि बेसिकली जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस होकर बीजेपी का एजेंडा को लेकर के इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके कारण फॉरेन रिलेशन भी खराब हुआ है। इसके अलावा बट इट लेड टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन दी कश्मीर वैली फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड दैट डैमेज इंडिया रेपुटेशन एज ए रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक पावर। तो ये जो इसके बाद आपने देखा था, जब जो स्टेट का स्टेटस हटाया गया था पिछले साल अगस्त में, उसके बाद जो बहुत दिन तक वहाँ पे लॉकडाउन सिचुएशन था, और जो फंडामेंटल राइट्स जो थे वहाँ के लोगों के, वो सप्रेस्ड किया गया था। मतलब वहाँ पे उनको, वहाँ लॉकडाउन था, वहाँ पे लोग जो फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे, जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं कर, बंद थी। तो इसको जो इसके कारण जो इंडिया का इमेज जो है वो खराब हुआ वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे, कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल पावर, डेमोक्रेटिक पावर नहीं है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को सप्रेस किया जा रहा है लोगों का। इसके कारण भी इंडिया का इमेज, जैसे हम यूनाइटेड नेशन में देखा था, कुछ कंट्रीज ने, मलेशिया ने, कुछ कंट्रीज ने इंडिया के अगेंस्ट में अपना व्यू रखा था। नेक्स्ट जो कारण है आपका फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशन खराब होने का, वो है पेरिस ऑफ हब्रिस। तो मिसप्लेस कॉन्फिडेंस, कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो गलत है, कि भाई हम राइजिंग पावर है बहुत ज़्यादा। इसमें बताया इन्होंने कि ग्रेट पावर्स वेट टू स्टेब्लिश द स्टैंडिंग बिफोर डिक्लेयरिंग दैट दे हैव अराइव्ड। मतलब कि जैसे हम जो बड़े पावर्स है, जैसे कि सोवियत यूनियन है, चाइना है, ये पहले अपना जो है ये इस्टेब्लिश करते हैं पावर, इकोनॉमिकली वो अपना स्ट्रांग होते हैं, उसके बाद वो अपना पावर दिखाते हैं। इंडिया के केस में ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि नेपाल का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, इट वुड नॉट हैव यूज्ड हाई हैंडेडनेस इन नेपाल ड्यूरिंग द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एंड काउज ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन एलाइड टू टर्न हॉस्टाइल। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के समय हमने जो नेपाल के साथ जो रिलेशन रखा, वो जो हमारा अप्रोच था वो गलत था। इसके कारण हमारा जो नेपाल के साथ रिलेशन है वो खराब हुआ है। दी अपडेटेड पॉलिटिकल मैप विच इंडिया रिलीज इन नवंबर, तो नवंबर में हमने जो पॉलिटिकल मैप चेंज किया था, जिसके
अगेंस्ट में जो नेपाल ने फिर से अपना जो पॉलिटिकल मैप जो है वो नया पॉलिटिकल मैप लागू किया। तो ये 3 कारण बेसिकली उन्होंने बताए हैं जिसके कारण इंडिया का जो रिलेशन है, फॉरेन रिलेशन है, स्पेशली नेबरिंग कंट्री के साथ, आस पड़ोसी देशों के साथ, वो खराब हुआ है, जिसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया है और ये 3 जो है कारण बताए हैं, उसको डिटेल में बताया है। तो ये बेसिकली ये एडिटोरियल है आपका पहला। इसमें जो लेमुआ का एग्रीमेंट का बात हुआ है, इसको मैं बता दूं, तो यूएस के साथ इंडिया ने बेसिकली 4 जो है मिलिट्री एग्रीमेंट्स, जो एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एग्रीमेंट्स जो है वो साइन किए हैं, डिफेंस एग्रीमेंट्स। उसमें से एक है लेमुआ। लेमुआ क्या करता है, बहुत दोनों कंट्रीज को एक्सेस टू ईच अदर्स डेजिग्नेटेड मिलिट्री फैसिलिटीज फॉर रिफ्यूलिंग एंड रिप्लेसमेंट। तो एक दूसरे, इससे क्या होगा कि एक दूसरे से इंडिया ने यूएस का और यूएस इंडिया का मिलिट्री फैसिलिटीज को यूज कर पाएगा, वो अपने जेट्स को, अपने जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उसको रिफ्यूल करने के लिए और रिप्लेनिशमेंट करने के लिए, उसको चेंज करना है, अलग करना है, बताना है, उसके लिए। तो ये इंडिया ने साइन किया था यूएस के साथ 2016 में। इसके अलावा 3 और एग्रीमेंट्स हैं जो इंडिया अपने क्लोज पार्टनर्स के साथ या नाटो एलाइंस के साथ साइन करता है, जो इंडिया ने भी साइन किया है, जिसके कारण चाइना और बाकी देश देखते हैं कि इंडिया का जो टिल्ट है वो यूएस के साथ ज़्यादा हुआ इस हाल के दिनों में। पहला आपका है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट्स, GSOMIA। ये जो है ये दोनों कंट्री को अलाउ, दोनों मिलिट्री को अलाउ करता है टू शेयर द इंटेलिजेंस गैदर बाय देम। मतलब कि इंडिया जो मिलिट्री इंटेलिजेंस गैदर करेगा, इंडियन मिलिट्री, और जो यूएस मिलिट्री जो इंटेलिजेंस गैदर करेगी, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स होते हैं जो यूएस ने अपने क्लोज एलाई के साथ ही सिर्फ साइन किया है। नेक्स्ट आपका है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, सिस्मोआ। तो ये बेसिकली इसमें ये क्या है आपका, ये जो एम्स टू प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसफर ऑफ हाईली सेंसिटिव कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स फ्रॉम द यूएस टू इंडिया दैट विल स्ट्रीमलाइन एंड फैसिलिटेट इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज। इससे क्या होगा कि जो हाईली सेंसिटिव जो इक्विपमेंट है, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इक्विपमेंट, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम होते हैं इंटेलिजेंस में, वो यूएस जो इंडिया को देगा, ताकि जो है एक दोनों देश जो है समन्वय बना सके। जो इक्विपमेंट्स है जो यूएस के पास है वही इंडिया के पास होगा, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में इनको आसानी होगी। इसको इंडिया ने साइन किया 2018 में। इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो एग्रीमेंट एक और है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, BECA। इसको अभी इंडिया ने साइन नहीं किया है। ये क्या है, विल अलाउ इंडिया एंड यूएस टू शेयर जियो स्पेशियल एंड सैटेलाइट डेटा विद ईच अदर। इससे क्या है कि इंडिया यूएस एक दूसरे के साथ जियो स्पेशियल डाटा, मतलब जो सैटेलाइट से ले रहे हैं सैटेलाइट डेटा, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे। तो ये बेसिकली 4 मेजर एग्रीमेंट्स हैं जो इंडिया ने यूएस के साथ साइन किए हैं, जो कि यूएस अपने बहुत ही क्लोज एलाई के साथ, डिफेंस एलाई के साथ साइन करता है। तो ये आप है ना अपना आंसर्स में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है एन अपॉर्चुनिटी टू रीशेप हेल्थ केयर। तो ये बेसिकली इन्होंने बताया कि कोविड के रिलेशन में, कोविड के समय में अभी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं हेल्थ फैसिलिटी नहीं जा रहे हैं, बहुत चेंजेज हुआ है हेल्थ केयर में। जो हेल्थ केयर हम देखते थे हॉस्पिटल में कि बेवजह का रेफरल होता था, अभी कमीशन के कारण जो डॉक्टर रेफर करते थे कुछ हॉस्पिटल्स में टेस्ट के लिए, वो अभी बहुत कम हो गया है। ड्यूरिंग पेंडेमिक एबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स बेड एंड प्रॉक्सिमिटी आर नाउ चीफ ड्राइवर्स फॉर पेंडेमिक पेशेंट रेफरल्स। तो अभी जो पेशेंट रेफरल्स जो होता था पहले कि भैया आपने टेस्ट करवा के ले आई इस लेबोरेटरी से, इस डॉक्टर के पास रेफर कर दिया जाता था, दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता था, वो काफ़ी कम हो गया है। तो बेसिकली इन्होंने कहा जो है कि जो कोविड के पहले जो सिनेरियो था हेल्थ केयर का, वो भी थोड़ा कम हो गया है, ये रेफरल्स नहीं हो रहे, तो पेशेंट का जो ट्रस्ट है डॉक्टर पे वो थोड़ा बढ़ा है, जो पहले नहीं था। तो इसको इन्होंने कहा कि ये बनाए रखने की ज़रूरत है कि पेंडेमिक के बाद भी डॉक्टर्स को या हॉस्पिटल्स को रखने की ये ज़रूरत है कि इस चीज़ को बनाए रखें, ताकि जो लोगों का ट्रस्ट है प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे वो बढ़ सके। ये बेसिकली उन्होंने बताया है कि पब्लिक रेस्पेक्ट जो है प्रोफेशन की तरफ वो अभी बढ़ा भी है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर जो हैं सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं, पेशेंट्स को दिन रात देख रहे हैं कोविड को लेकर के। तो इस चीज़ को बनाए रखने की ज़रूरत है लॉन्ग टर्म में, ताकि लोगों का विश्वास जो है प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी पे बढ़ सके। बेसिकली इसी के बारे में बताया गया इन्होंने, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है इन रिवर्स गियर। ये बेसिकली जो ये नोटिफिकेशन अभी जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट
को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है कि ये जो प्रोसेस है उसको हम चेंज करेंगे, कुछ कुछ चेंजेस लाने की कोशिश है। उसको लेकर के बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा है कि ये चेंजेस जो है वो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट है। ये जो है आपका जो प्रोसेस है, जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है उसको डाइल्यूट करने का कोशिश है। तो इसी को लेकर ये एडिटोरियल रखा गया है इसमें। इट सीक्स टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग ईआई नोटिफिकेशन 2006। तो ये जो है 2006 का नोटिफिकेशन है, उसको चेंज कर देगा। इसके बाद इसमें क्या क्या चेंजेस मेनली है, टू रिड्यूस एंड इवन रिमूव पब्लिक पार्टिसिपेशन। इसमें जो प्रपोज चेंजेस हैं जिसके लिए अपोजिशन हो रहा है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसको बहुत ही कम कर दिया गया है। एंड बाय एक्सटेंशन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस। तो जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन है उसको भी कम कर दिया गया है। पब्लिक रिपोर्टिंग ऑफ वायलेशन में ऑल्सो नॉट बी टेकन कॉग्निजेंस ऑफ। तो पब्लिक अगर जो वायलेंस होता है, वायलेशंस होता है, पब्लिक रिपोर्ट वायलेशंस का जो पब्लिक रिपोर्ट करती है कि नहीं भाई इस कंपनी ने जो कहा था कि भाई इन्वायरमेंट को हम ख्याल रखेंगे, ये करेंगे, उसका अगर वायलेट कर रही है तो उसको भी नजरअंदाज किया जा सकता है। सेक्शन 26 प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दैट वुड नॉट अट्रैक्ट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और परमिशंस। ये इसमें रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसका अपोजिशन हो रहा है। तो इसके बारे में मैं बता दूं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या, इसको आपको जानने की ज़रूरत है। ये आपका जो पेपर 3 जो है, पेपर 3 में आपको काम आएगा इन्वायरमेंट लेकर के, और पेपर 2 में भी आप इसको लिख सकते हैं कई पॉलिसीज में। यही जो बेसिकली है, ये प्रोसेस है आपका कि इवेलुएट करने का। जो प्रोजेक्ट्स आते हैं जैसे कि बहुत सारे माइनिंग प्रोजेक्ट्स है, कहीं पे किसी ने बोला कि भाई मैं ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाएंगे यहाँ पर, तो जो प्रपोज प्रोजेक्ट्स हैं उसका एक असेसमेंट होता है इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में कि भाई इन्वायरमेंट को ये कितना हार्म पहुंचाएगा या इन्वायरमेंट के अनुरूप है कि नहीं है वहाँ के इन्वायरमेंट में। अगर मान लीजिए कोई उड़ीसा के जंगलों में अगर कोई प्लांट लगाना चाहता है तो देखा जाएगा कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कैसी है, वहाँ के लोकल पॉपुलेशन कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट है वो क्या उस चीज़ को बना के रख पाएगा या इन्वायरमेंट वहाँ पर कैसा होगा 10 साल बाद, उस चीज़ को इस प्रोसेस में देखा जाता है। टेकिंग इनटू अकाउंट इंटर रिलेटेड सोशो इकोनॉमिक कल्चरल एंड ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट। ये सब चीज़ को देखा जाता है कि ये कितना बेनिफिशियल है वहाँ के लिए और कितना एडवर्स है। तो इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करना है कि नहीं करना है, इसको लगाने दिया जाना है कि नहीं दिया जाना है, ये बेसिकली इस प्रोसेस से देखा जाता है। ये जो प्रोसेस है ये इसका स्टैट्यूटरी बैकिंग है, मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में इसके बारे में रखा गया है। तो ये जो लीगल प्रोसेस है एक तरह से। ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे मैंने बताया, इस प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी कैसे, क्योंकि हम जो हार्म होने वाला है उसको पहले से हम देखते हैं कि भाई हार्म होगा कि नहीं होगा, और अगर होने वाला है तो उसको हम रोक सकते हैं इस प्रोसेस से। इज हार्म इन्वायरमेंट हार्म इज ऑफन इरिपेरेबल। जैसे जानते हैं अगर एक बार मान लीजिए इन्वायरमेंट को हार्म हो गया तो उसको ठीक कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इट इज दस चीपर टू अवॉइड डैमेज टू द इन्वायरमेंट एंड टू रिमेडी इट। तो बेसिकली बेटर यही है कि हम उसको डैमेज को होने से रोक सके, उसके लिए ईआईए को रखा गया है इम्पैक्ट असेसमेंट को। प्रोसेस जो है उसको एक टेबुलर ये पिक्टोरियल मेथड से मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसमें जो इनका जो पार्ट होता है ईआईए का, बहुत सारी स्टेप्स होते हैं इसमें। पहला आपका स्क्रीनिंग है। इसमें देखा जाता है कि प्रोजेक्ट का भाई इम्पैक्ट असेसमेंट होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब छोटा प्रोजेक्ट्स है या वैसे एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में लगाया जा रहा है जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो उसको अवॉइड किया जाता है। उसको जरूरत नहीं है कि वो ईआईए प्रोसेस के थ्रू जाए। दूसरा है स्कोपिंग, टू आइडेंटिफाई विच पोटेंशियल इम्पैक्ट्स आर रिलेवेंट टू एसेस। कौन कौन सा इम्पैक्ट को हमें देखना है, उसको एसेस करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। टू आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। अगर मान लीजिए उससे इम्पैक्ट हो रहा है, कुछ एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है, तो हम अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देखेंगे भाई कैसे इस प्रोजेक्ट को हम चेंज कर सकें ताकि जो इम्पैक्ट है एडवर्स इम्पैक्ट उसको हम रोक सकें। दैट अवॉइड मिटिगेट और कंपनसेट एडवर्स इम्पैक्ट। तो ये भी इसमें स्कोपिंग में आता है कि हम अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढते हैं किसी चीज़ का, कि भाई ठीक है प्रोजेक्ट लगाना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इकोनॉमी के लिए, तो उसके लिए हम कैसे उसको इम्पैक्ट जो है एडवर्स इम्पैक्ट जो है उसको हम कैसे दूर कर सकें या कम कर सकेंगे। तीसरा है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ इम्पैक्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स। तो ये जैसे हमने कहा कि इवेल्युएट करना, उसको आइडेंटिफाई द लाइकली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसको आइडेंटिफाई करना, और इलोबरेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। तो अल्टरनेटिव जो हमने उसको देखेंगे भी 10 अल्टरनेटिव है, चलो ठीक है 5 अल्टरनेटिव इसके लिए, तो कौन अल्टरनेटिव सबसे सही है। रिपोर्टिंग ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और ईआईए रिपोर्ट। उसके अलावा रिव्यू रिपोर्ट का रिव्यू करना और रेफरेंस
स्कोपिंग एंड पब्लिक इंक्लूडिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें होता है, पब्लिक हियरिंग होती है बहुत जगह। लोगों वहाँ के जो लोग हैं, पब्लिक हियरिंग मतलब वहाँ के जो लोग हैं, मान लीजिए ट्राइबल्स हैं या जो भी लोग रह रहे हैं वहाँ के, उनसे एक है ना व्यू लिया जाता है कि भाई ये चीज़ है, वो अपना व्यू देते हैं वहाँ पर। डिसीजन मेकिंग, उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड मॉनिटरिंग कंप्लायंस इन्फो, मतलब उसके बाद प्रोजेक्ट लग गया, उसके बाद फिर उसको मॉनिटर किया जाता है कि भाई जो हमने कहा था वो चीज़ इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो प्रोजेक्ट के जो कंपनी का मालिक है, जब प्रोजेक्ट जो लगाया गया है वो क्या उस कंडीशंस का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारा चीज़ पोस्ट फैक्टो देखा जाता है। तो ये बेसिकली प्रोसेस है, इसको आप याद रखें एग्जाम में अगर आपको आए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में लिखने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिखना पड़ेगा शॉर्ट में। तो ये जो नया जो ड्राफ्ट 2020 का, उसमें क्या क्या कंटेंशंस है, क्या क्या कंटेजियस इशू है जिसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। पहला, इट शॉर्टन्स द पीरियड ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन हियरिंग टू अ मैक्सिमम 40 डेज। तो कंसल्टेशन करना है पब्लिक के साथ, उसको कम कर दिया गया डेज को, जिससे जिससे हो सकता है कि उतना कंसल्टेशन नहीं कर पाया जाए। इट रिड्यूसेस फ्रॉम 30 to 20 डेज टाइम प्रोवाइडेड फॉर पब्लिक टू सबमिट देयर रेस्पॉन्सेज। तो पब्लिक हियरिंग के बाद पब्लिक जो है रिस्पॉन्स अपना सबमिट करती है, उसका टाइम भी घटा दिया गया है। ये बेसिकली कि ज़्यादा जल्दी उसको करने की कोशिश है। इट अलाउ द डिक्लेरेशन ऑफ सम एरियाज एज इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया। ये ध्यान रखिए, इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया, सॉरी, इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया विदाउट ए पब्लिक हियरिंग और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। तो कुछ एरिया को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया है, मतलब यहाँ पे पब्लिक हियरिंग नहीं होगी और इन्वायरमेंट क्लियरेंस भी की भी जरूरत नहीं है। ये जो बेसिकली इससे क्या होगा कि मान लीजिए कुछ इन्वायरमेंटल एरिया है, उसको इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से गुजरना नहीं पड़ेगा, जिसके कारण हो सकता है कि प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट जो है, एडवर्स इम्पैक्ट, उसको हम जांच नहीं पाए। एंड सेवरल रेड एंड ऑरेंज क्लासिफाइड टॉक्सिक इंडस्ट्रीज कुड नाउ ऑपरेट एज क्लोज एज 0 to 5 किलोमीटर। तो जो प्रोटेक्टेड एरिया के 0 से 5 किलोमीटर के अंदर में ऐसे इंडस्ट्रीज को लगाने की परमिशन देने का इस नोटिफिकेशन में प्रोविजन किया गया है, जिसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है। द इंक्रीज वैलिडिटी ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम फॉर माइनिंग प्रोजेक्ट। तो जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होता था, इनफैक्ट उसके बाद जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री देती थी, उसका टाइम पीरियड होता था, भाई ठीक है अब 30 साल के लिए क्लियरेंस है, उसके बाद हम फिर से असेसमेंट करेंगे या फिर उस इंडस्ट्री को बंद करना होगा आपको। तो ये होता था। इसकी वैलिडिटी जो है इंक्रीज कर दी गई है। जैसे माइनिंग प्रोजेक्ट में पहले 30 साल था, अब उसको बोला है 50 साल तक आपका क्लियरेंस दिया जाएगा। रिवर वैली प्रोजेक्ट अगर है, पहले 10 साल का क्लियरेंस दिया जाता था एक बार में, अब जो 15 साल के लिए आपको एक बार में क्लियरेंस मिल जाएगा। इससे क्या है, रेजेस द रिस्क ऑफ इरिवर्सिबल इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड हेल्थ कंसिक्वेंसेस। तो अगर ज़्यादा साल के लिए प्रोजेक्ट है, मान लीजिए पहले क्या था 10 साल में आपने प्रोजेक्ट को फिर से रीइवेल्युएट किया, अगर लगा कि नहीं भाई प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है तो उसको हम बंद कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है भाई 15 साल तक कुछ कर सकता है, 30 के बदले 50 साल तक। तो जो डैमेज अगर कुछ होगा तो वो जो है रिपेयरिंग्स कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पाएगा। तो ये सारा बेसिकली इस नया नोटिफिकेशन था 2020 का, इसके इसमें ये सारे प्रोविजंस रखे गए हैं जिसको अपोज किया गया है। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है, द मेजोरिटी कैन नॉट अफोर्ड अ बैलेंस्ड डाइट। ये बेसिकली जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने एक रिपोर्ट हर साल निकालती है। वो रिपोर्ट आपका क्या है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। तो 2020 का जो रिपोर्ट है, सोफी रिपोर्ट कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जो रिपोर्ट है बेसिकली इसको रेफरेंस देकर यहाँ पे राइटर ने लिखा है कि इन्होंने बताया है कि बहुत सारे लोग जो है इंडिया में, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया जो कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर में है, मतलब कि $1.9 पर डे से ज़्यादा कमाते हैं, कैन नॉट अफोर्ड हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट। उनको वो जो हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मतलब पॉवर्टी लाइन के ऊपर जो लोग हैं उनमें से भी हंड्रेड्स मिलियंस बहुत सारे लोग जो हैं वो हेल्दी डाइट्स को, जो हेल्दी डाइट इन्होंने बताया है एफएओ ने इस रिपोर्ट में, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास उतना पैसा नहीं है। इस चीज़ को इन्होंने बताया है। प्रॉब्लम ऑफ पुअर न्यूट्रिशन इन इंडिया लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ अनअफोर्डेबिलिटी ऑफ गुड डाइट्स। तो इन्होंने बताया कि जो प्रॉब्लम है इंडिया में कि बहुत सारे लोग मालन्यूट्रिश्ड है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाते हैं, उसका कारण ये है कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास पैसा नहीं है। ये कारण नहीं है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको इन्फॉर्मेशन है, पता है उनको कि भाई ये खाने से मुझे हेल्थ न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं है उस चीज़ को वो खा सकें। तो ये बेसिकली कारण बताया है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में मैंने बताया है कि इस रिपोर्ट में 3 तरह का डाइट को बताया गया है। पहला डाइट है बेसिक एनर्जी इफिशिएंट डाइट है,
मतलब ये बताता है कि भाई रिक्वायर्ड कैलोरी इनटेक इज मेड बाय कंज्यूमिंग ओनली चीपेस्ट स्टार्ची सीरियल्स अवेलेबल। इस डाइट में क्या होता है, जितना कैलोरी इनटेक चाहिए, मान लीजिए हमको अगर 2400 कैलोरी चाहिए हर दिन का किलो कैलोरी, उसको हम कैसे चीपेस्ट जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं जैसे राइस और वीट के साथ पूरा किया जा सकता है। दूसरा है आपका न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट। इसमें क्या है, स्टिपुलेटेड रिक्वायरमेंट 23 माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर मेड। इसमें क्या है कि भाई कैलोरी रिक्वायरमेंट के साथ साथ आप जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी आप कंज्यूम कर रहे हैं डिफरेंट फूड ग्रुप से, अलग अलग फूड ग्रुप से। तीसरा डाइट है आपका हेल्दी डाइट। इसमें क्या है भाई, कैलोरी नॉर्म्स और न्यूट्रिएंट्स तो आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसके अलावा जो है कंजम्पशन ऑफ डाइवर्स डाइट। इसमें क्या है कि आप अलग अलग चीज़ें खा रहे हैं अलग अलग फूड ग्रुप से। तो ये 3 तरह का डाइट्स इन्होंने बताया है इस रिपोर्ट में। अब इन्होंने जो है इस पहले तो डाइट बता दिया, उसके बाद बताया कि इंडिया के लिए रिकमेंड किया है क्या क्या खाने का जरूरत है। स्टार्ची स्टेपल्स, प्रोटीन रिच फूड, लेज्यूम्स, मीट एंड एग्स, डेयरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फैट्स। तो ये इंडियन कम्युनिटी के लिए खाने के लिए बताया इन्होंने। अब इन्होंने क्या किया, रिपोर्ट में कॉस्ट निकाला। ये 3 तरह का डाइट जो है, इसको खाने के लिए कितना रुपया लगेगा एक आदमी को। पहला है एनर्जी एफिशिएंट डाइट, जिसमें सिर्फ सीरियल से हम इसको सीरियल खा के इसको पूरा किया जा सकता है। इसका कॉस्ट होता है 80 सेंट्स अ डे। 80 सेंट्स एक दिन का साउथ एशिया में इसका कॉस्ट पड़ता है। इसीलिए अगर लोग पॉवर्टी से ऊपर है, मतलब पॉवर्टी से ऊपर मतलब कौन लोग होंगे जिनका आमदनी कितना है, एक $1.9 पर डे। तो अगर उतना लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर जो लोग हैं वो इसको आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं और खा सकते हैं। दूसरा जो डाइट इन्होंने बताया था न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट, इसका कॉस्ट कितना पड़ता है भाई, $2.12 ए डे। ये इन्होंने निकाला फूड इस रिपोर्ट में, इतना अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट पड़ेगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो जो लोग एक $1.9 से ज़्यादा कमा रहा है, जस्ट ज़्यादा, तो वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई आप तो $1.9 या फिर $2 कमा ही रहे हैं, तो $2.12 आप कैसे स्पेंड करेंगे। तो बहुत सारे लोग इस डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो जस्ट पॉवर्टी लाइन के ऊपर में है। तीसरा जो आपका डाइट है वो है हेल्दी डाइट। इसका कॉस्ट कितना लगेगा फिर, $4.07। तो ये तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट ट्वाइस है पॉवर्टी लाइन से रिपोर्ट से। पॉवर्टी लाइन कितना है, $2 का, और ये जो है $4 चाहिए आपको इसको खाने के लिए। तो ये भी बहुत सारे लोग जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस रिपोर्ट में बताया है कि 18% ऑफ साउथ एशियंस, 18% जो साउथ एशियन कंट्रीज के लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट, ये दूसरा डाइट जो है $2 वाला। और 58% लोग वो जो हेल्दी डाइट्स जो है ये $4 वाला इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं साउथ एशिया में। तो ये बेसिकली रिपोर्ट बताया गया है कि बहुत सारे लोग जो इंडिया में भी स्पेशली हेल्दी डाइट्स और न्यूट्रिशियस डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण वो जो है मालनोरिश्ड होते हैं, उनका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होता है। और ये लास्ट 3 महीने में और बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हो गए हैं कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण, इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण, तो ये और बढ़ गया है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये और बढ़ गया है। तो फर्स्ट we officially count as poor in India with a cutoff that is lower than international poverty norms, cannot afford a nutrient adequate diet, let alone healthy diet। तो हमारा जो पॉवर्टी लाइन का लाइन है हमारा इंडिया में जो हम बताते हैं वो है आपका $1। हम $1 मानते हैं कि $1 से कोई ज़्यादा कमा रहा है इंडिया में, तो हम मानते हैं कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। तो अगर $1 को अगर मान के चले तो बहुत सारे लोग जो हैं इस डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमें जो वी हैव टू एड्रेस द प्रॉब्लम अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्दी डाइट्स। तो ये सजेशन जो दिया इन्होंने कि भाई बेसिकली हमें अफोर्डेबिलिटी पे ध्यान देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड कर सके। ये कैसे होगा, जैसे कि अभी जो नया स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसमें जो है ऑफर है कि आपका इसमें जो क्या है, एन एडिशनल 5 kg ऑफ राइस एंड वीट, राइस और वीट एंड 1 kg ऑफ ग्राम और लेंटिल्स अ मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये दिया जाएगा हर लोग को जिसके पास राशन कार्ड है। तो एक अच्छा स्कीम है, इसी तरह की स्कीम हमें लाने की जरूरत है। तो ये बेसिकली जो आपका है सेकेंड पेपर 2 में आप इसको रख सकते हैं कि भाई इस रिपोर्ट को आप कोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि भाई हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट जो है उसका अफोर्डेबिलिटी के कारण बहुत लोग इसको यूज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है इंडिया में, ग्लोब हंगर जो है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है, सॉरी, नेक्स्ट आर्टिकल है एमपीज अपोज एजम्पशंस अंडर डाटा प्रोटेक्शन लॉ। तो ये बेसिकली डाटा प्रोटेक्शन लॉ जो है एक आया था, बिल लाया गया था पिछले साल 2019 में। इसको जो है कमेटी को रेफर किया गया था, ज्वाइंट कमेटी ऑन पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। एक कमेटी बनाई गई थी ज्वाइंट कमेटी। तो इसमें जो मेंबर्स हैं इसके
एमपीज, उन्होंने कुछ इसके जो एजम्पशंस इसमें दिया गया इस बिल में उसको अपोज किया है, बताया कि एजम्पशन सही नहीं है, इसको हट चेंज करने की जरूरत है, saying that these are violations of civil liberties of individuals। एजेंशंस क्या दिया गया है इसमें? एजेंशंस दिया गया है जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको एजेम्प्ट किया गया है कि भाई जो डेटा प्रोटेक्शन का जो लॉ है उसको उससे इट सीक्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल। ये जो एक्ट है आपका, इसमें बेसिकली ये जो है डेटा प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था, आपको याद होगा पिछले पिछले साल, कि जो डेटा है, डेटा प्राइवेसी जो है, जो प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट्स है, और डेटा जो है बहुत ही वाइड वेराइटी पे यूज हो रहा है, तो डेटा जो प्रोटेक्शन जो है फंडामेंटल राइट है इंडिविजुअल का, इसको लेकर के श्री कृष्णा कमेटी बनाई गई थी, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था, जिन्होंने कुछ सजेशन दिया कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है कैसा होना चाहिए। उसके बेसिस पर इस बिल को लाया गया, इस बिल को लाया गया जो अभी पास नहीं हुआ है। तो इसी में जो है एमपीज ने, कमिटी ने उनको यहाँ पे कुछ अपना व्यू पॉइंट रखा कि भाई इस जो एजेंशंस है उसको हटा देना चाहिए, उसको चेंज करने की जरूरत है। दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें कहा गया कि जो प्रोविजंस है इस एक्ट में कि भाई आपको डेटा को मेंटेन करना है, इंडिविजुअल का परमिशन चाहिए आपको डेटा को यूज करने के लिए, तो वो सारा प्रोविजंस जो है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एजेम्प्ट कर दिया गया है। तो हमें जानने की जरूरत बेसिकली और क्या है कि बिल है क्या, बेसिकली ये आपको जानने की जरूरत है। इसका एप्लीकेबिलिटी जो है गवर्न द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा है, ये एप्लीकेबल किस पे है? गवर्नमेंट पे, जो कि पर्सनल डेटा प्रोसेस कर रहा है, वैसी कंपनी जो कि इंडिया में इंकॉर्पोरेटेड है, या फॉरेन कंपनीज जो कि इंडिविजुअल्स पर्सन इंडिया के लोगों का डेटा को प्रोसेस कर रही है, इन सभी पे ये एप्लीकेबल है, ये लॉ एप्लीकेबल होगा। ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फिड्यूसरी, फिड्यूसरी जो है, डेटा फिड्यूसरी कौन होता है? एन एंटिटी और इंडिविजुअल हु डिसाइड्स द मीन एंड पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा, तो जो कि कैसे प्रोसेस करना है और उसका पर्पस क्या है प्रोसेसिंग का, वो डिसाइड करता है, उसको कहते हैं डेटा फिड्यूसरी। तो इसके ऊपर भी ऑब्लिगेशन लगाया है कि सब्जेक्ट टू सर्टेन पर्पस कलेक्शन स्टोरेज लिमिटेशन, उस पर लिमिटेशन होगा कि भाई इस पर्पस के लिए आप प्रोसेस कर सकते हैं, इसको स्टोरेज का लिमिटेशन भी है कि आप इतना दिन स्टोर कर सकते हैं या स्टोर नहीं कर सकते हैं, या सर्वर जो इंडिया में होना चाहिए, ये सारा लिमिटेशन रखा गया है डाटा फिड्यूसरी पे इस एक्ट में, इस बिल में। इसके अलावा इस बिल में जो डेटा है उसको तीन प्रकार का डेटा बताया गया है। एक है पर्सनल डेटा, जो कि इंडिविजुअल्स कैन बी आइडेंटिफाइड नेम एड्रेस, ये डेटा। सेंसिटिव पर्सनल डेटा, वैसे डेटा जैसे कि फाइनेंशियल डेटा हो गया, किसी का हेल्थ डेटा, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गया, बायोमेट्रिक डेटा, जेनेटिक डेटा, ये सारा सेंसिटिव पर्सनल डेटा कहलाएगा। तीसरा है क्रिटिकल पर्सनल डेटा, एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट एनी टाइम कैन डीम क्रिटिकल, जैसे कि आपका मिलिट्री नेशनल सिक्योरिटी डेटा, इस डेटा को क्रिटिकल कैटेगरी में रखा गया है। तो ये तीन कैटेगरी ऑफ डेटा बनाए गए हैं, उसके हिसाब से जो परमिशन है वो दिया जाएगा एजेंसी को। जैसे कि मान लीजिए आप क्रिटिकल डेटा है तो प्राइवेट एजेंसीज को, उसको हर एजेंसी को अलाउ नहीं होगा उसको प्रोसेस कर पाना, उसको एक्सेस कर पाना, तो ये सारा कुछ इसमें रखा गया है। आगे है आपका राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, इसमें कुछ इंडिविजुअल को राइट्स भी दिए गए हैं, जो कि जैसे कि ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम द फिड्यूसरी ऑन वेदर द पर्सनल डेटा हैज बीन प्रोसेस्ड। आप जो है फिड्यूसरी जो प्रोसेस कर रहा है डेटा को, उसको आप उससे कंफर्मेशन ले सकते हैं कि क्या आपने डेटा प्रोसेस किया है कि नहीं। करेक्शन ऑफ इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट और आउट ऑफ पर्सनल डेटा, इस पे करेक्शन भी इंडिविजुअल कर सकता है। पर्सनल डेटा ट्रांसफर टू एनी डेटा फिड्यूसरी इन सर्कमस्टेंसेस। रिस्ट्रिक्ट कंटिन्यूइंग डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल डेटा, मतलब अगर आप डिस्क्लोजर है कर रहे हैं तो उसके लिए कंसेंट लेना जरूरी है डेटा फिड्यूसरी को आपसे बार बार, ऐसा नहीं कि आप एक बार ले लिया तो आप जिंदगी भर के लिए हो गया। उसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन ऑथोरिटीज में बनाया गया है, जो कि स्टेप्स जो क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोटेक्ट करेगा, मिसयूज ऑफ पर्सनल डेटा को प्रिवेंट करेगा, और जो बिल का एक्ट है उससे कंप्लायंस देगा कि भाई जो प्राइवेट एंटिटी या गवर्नमेंट जो है या कंपनी जो है वो इस एक्ट को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। इसका कंपोजिशन बताया गया कि चेयरमैन होंगे, इसमें 6 मेंबर्स होंगे, जो एक्सपर्टीज होंगे इसमें। तो ये बेसिकली बिल्स है, जो बिल आया था, तो ये बिल आपको जानने की जरूरत है। डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्राइवेसी काफी इंपॉर्टेंट आपका पेपर 2 पेपर 3 तीनों दोनों में। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है 5 राफेल्स मेक होम रन फॉर फ्रांस, फ्रॉम फ्रांस। ये जो है 5 राफेल विमान जो है फ्रांस से हमने जो खरीदा था, वो अभी उसको डिस्पैच कर दिया गया है, वो आज पहुंचेंगे इंडिया में अगर वेदर सही रहा तो। इसको जो है नंबर 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जो है इंडियन एयरफोर्स का, उसमें रखा जाएगा, उसमें शामिल किया जाएगा। इसका अंबाला में बेस है जहाँ पे वो आएंगे। तो ये बेसिकली है रफाल एयरक्राफ्ट है क्या, ये आपको जानने की जरूरत है। तो ये ट्विन इंजन मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसको हमने फ्रेंच कंपनी डेजॉल्ट एविएशन से खरीदा है।
ये इसको बनाती है। ये काफ़ी एक्शंस कर सकता है एक साथ में, बोथ एयर टू ग्राउंड एंड एज वेल एयर टू एयर अटैक्स कर सकता है। काफ़ी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड विमान है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसका जैसे ये स्पेसिफिकेशन है, कुछ आप जान सकते हैं इसमें। जैसे कि टाइप के आपका सिंगल ट्विन सीटर, यहाँ पे जो सिंगल सीटर भी है ट्विन सीटर भी है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। ये जो है एयर डिफेंस मिशन में यहाँ पे मिसाइल रखा गया है। ग्राउंड अटैक के लिए मिसाइल इसमें लेस्ट है। न्यूक्लियर अटैक कर सकता है ये मिसाइल, इसमें अटैक कर सकता है। तो ये सारा कुछ इसमें रखा गया। तो ये आपको जानने की जरूरत है। बेसिकली इसका जो स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल में। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है एससी अर्ज टू विड्रॉ एक्शन अगेंस्ट भूषण। ये बेसिकली प्रशांत भूषण के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ये प्रोसीडिंग स्टार्ट किया था, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग क्रिमिनल कंसेप्ट का, क्योंकि इन्होंने प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट्स किए थे। एक चीफ जस्टिस को लेकर के जो बाइक पे उन्होंने फोटो ट्वीट किया था, और एक और करप्शन को लेकर बताया था उन्होंने। इसको लेकर के कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट किया था प्रशांत भूषण के अगेंस्ट में। इसको लेकर के बहुत सारे लॉयर्स ने या जो इमीडिएट पर्सन्स हैं उन्होंने अपनी एक चिट्ठी दिया, रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट को कि भाई आप ये प्रोसीडिंग को स्टार्ट ना करें, क्योंकि ये बहुत ही है ना, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को स्टार्ट करना ठीक नहीं होगा। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली क्या है वो आपको जानने की जरूरत है। ये आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैंने लास्ट कल भी इसको डिस्कस किया था डिटेल में, उसको मैं फिर अगर आपने मिस कर दिया है तो उसको आप फिर से देख सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है इस कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इस टर्म को तो यूज किया गया है बट इसको डिफाइन नहीं किया गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, किसको कहेंगे। इसको लेकर के एक एक्ट बनाया गया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। इसमें कंटेम्प्ट को डिफाइन किया गया है डिटेल में। बताया गया कंटेम्प्ट क्या है, ऑफेंसेज ऑफ शोइंग डिसरेस्पेक्ट टू द डिग्निटी ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट की ऑथोरिटी को आप चैलेंज करते हैं, उसको डिग्निटी को लोअर करते हैं, तो उसको कंटेम्प्ट माना जाएगा। इसमें कंटेम्प्ट को 2 पार्ट में बताया गया है, 2 तरह कंटेम्प्ट बताया गया है, सिविल कंटेम्प्ट, दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट हो गया जो कि सिंपल हो गया आपका कम ऑर्डर का, जैसे विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट। अगर आपने डिसोबीडियंस किया किसी जजमेंट का, डिग्री का जो कोर्ट ने सुनाया है, तो उसको हम सिविल कंटेम्प्ट कहेंगे, अगर आपने माना नहीं उसको। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है कि भाई आपने जो है एक ऐसा कुछ पब्लिकेशन किया है, ट्वीट किया है या पेपर में आपने छापा है जिससे कि कोर्ट का ऑथोरिटी लोअर होता है, या फिर जो कोर्ट मान लीजिए कुछ प्रोसीडिंग चल रहा है कोर्ट में, उसको इंटरफेरेंस माना जाएगा, उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हैं तरह से, एंड ऑब्स्ट्रक्शन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ऐसा कुछ है, ऐसा कोई पब्लिकेशन है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या पेपर में हो, उसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा। अब हम आते हैं पनिशमेंट क्या क्या है भाई क्रिमिनल कंटेम्प्ट का। तो पनिशमेंट का पावर दिया गया सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। इसमें जो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट किया जाता है, 6 महीने तक आपको जेल की सजा सुना सकती है, या 2000 का फाइन, या दोनों। पावर इसको जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर है और हाई कोर्ट को पावर है, और किसी कोर्ट को पावर नहीं है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये भी पावर है कि अगर कुछ लोअर कोर्ट का, मान लीजिए हाई कोर्ट का, सबऑर्डिनेट कोर्ट का, अगर आप अथॉरिटी को लोअर करते हैं, उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपके अगेंस्ट में सजा सुना सकती है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है। मतलब अगर हाई कोर्ट का आपने किया, कंटेम्प्ट किया, तब तो हाई कोर्ट कर ही सकती है। लेकिन अगर आपने सिविल कोर्ट का, क्रिमिनल कोर्ट का, नीचे जो लोअर कोर्ट है या किसी ट्राइब्यूनल्स का भी आपने अगर कंटेम्प्ट किया है, तो उस केस में भी हाई कोर्ट के पास पावर है या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो जो है उसको प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकती है कंटेम्प्ट का। ठीक है, इसके रिलेटेड 3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। आंसर लिखने में आप इसको लिख सकते हैं इसके बारे में। आर्टिकल 129 जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को पावर है कंटेम्प्ट का। आर्टिकल 142 क्लॉज 2 में सुप्रीम कोर्ट को इन्वेस्टिगेट एंड पनिश एनी पर्सन ऑफ हिज कंटेम्प्ट, और आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट को पावर है कंटेम्प्ट के लिए। तो इसमें कंटेम्प्ट का पनिशमेंट दिया गया, लेकिन कंटेम्प्ट को डिफाइन नहीं किया गया, कंटेम्प्ट होता क्या है डिफाइन किया गया आपका इस एक्ट में। तो फ्रेंड्स ये था आज का एडिटोरियल और न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मुझे आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। थैंक यू फ्रेंड्स।